हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीएनएस। तो हमने यूट्यूब पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स की यूनिट वाइज प्रिपरेशन कर रहे थे। दैट मीन्स कि हर यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एंड उस यूनिट से जो भी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो देख रहे थे। एंड देन उस स्पेसिफिक यूनिट से जितने भी एमसीक्यूज, अगर आपका एग्जाम मिड टर्म में, आपका एग्जाम अगर एमसीक्यू बेस्ड में होता है या फिर मिड टर्म में आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो उसके अंडर वो सारे एमसीक्यूज हम कवर कर रहे थे। सो आज हमारा एक न्यू सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट का यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। बाकी हमने फर्स्ट यूनिट सारे सब्जेक्ट्स का, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक, उसके फर्स्ट यूनिट का हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं। दैट मीन्स कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उस यूनिट का, देन शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड देन एमसीक्यूज। नाउ अब हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया है जिसमें पहला सब्जेक्ट हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था। नाउ दिस इज आवर सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक, तो बच्चों इस वीडियो में हम वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का, जो कि आपके सेकेंड यूनिट से है। ठीक है, आपके सेकेंड यूनिट के अंडर कवर होता है, जो आपके सेकेंड यूनिट में आएगा ना। आगे बढ़ते हैं। तो पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पैरा लैंग्वेज। जैसा कि सेकेंड यूनिट में हमने देखा है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजरली उसी से क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में भी उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों फॉर्म्स में भी क्वेश्चन आते हैं। या तो सिंपली बच्चों आपको दे देगा कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बताइए, तो जो भी हमने पढ़ा है क्लासेस में वो आपको सारे बैरियर्स को डिफाइन करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पैरा लैंग्वेज। ठीक, हमारा पहला सवाल है आज का, व्हाट इज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज इज द नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, इट इज नॉन वर्बल। हमने दो टाइप के फॉर्म्स पढ़े थे ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स जहां हम अपने मैसेज, आइडियाज को कन्वे करने के लिए वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक, बट नॉन वर्बल क्या होता है, जहां हम कुछ शब्द नहीं बोलते या कोई स्पोकन वर्ड, सेंटेंस या कुछ रिटन कुछ नहीं करते, हम जस्ट अपने बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट, जेस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सारी चीजों के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। मीन सामने वाले को बताते हैं या उसको दर्शाते हैं कि हाँ हम क्या सोच रहे हैं या हमारी फीलिंग क्या है या क्या हमारा क्या हम समझ रहे हैं ना। तो पैरा लैंग्वेज क्या है, एक नॉन वर्बल एक्सपेक्ट है, ठीक है, ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। तो एक तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन वाले सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, मेन देखो इसलिए मैंने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा क्योंकि हाँ वो हमारे फर्स्ट यूनिट में इंक्लूडेड था, बट हेयर ऑल्सो हम नॉन वर्बल एक्सपेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे यूनिट्स में। ठीक है, मतलब हमारे एग्जाम में, जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जाम होता है, तो वो एक बड़ा पोर्शन कवर करता है। इसीलिए मैंने उस वीडियो में भी, मतलब फर्स्ट यूनिट वाली वीडियो में भी कवर किया था, इसलिए मैंने शुरू में इसमें भी बोल दिया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे अच्छे खासे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल एक्सपेक्ट्स हम पहले पढ़ेंगे। जितने भी सेकेंड यूनिट में हमने सारे नॉन वर्बल एक्सपेक्ट्स पढ़े थे, अब हम आगे देखते हैं। दैट हेल्प्स कन्वे मीनिंग। ठीक है, पैरा लैंग्वेज जो है वो एक नॉन वर्बल एक्सपेक्ट है। ठीक है, किसका, ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, जो आप बोल रहे हो और किस वे में बोल रहे हो, क्या आपकी जो भी आप बोल रहे हो किस तरीके से बोल रहे हो, जैसे आपकी टोन हो गई, पिच हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है, स्पीड हो गई, तो वही स्पोकन लैंग्वेज का एक नॉन वर्बल एक्सपेक्ट है। ठीक, जो हेल्प करता है मीनिंग कन्वे। क्या, हेल्प टू कन्वे मीनिंग, मतलब आप किस तरीके से, अगर आप कोई बात बहुत चिल्ला के कहो तो समझ आएगा कि नहीं ये गुस्से में, तो आपकी टोन से पता चला कि आप गुस्से में हो। ठीक है, या आप बहुत धीमी आवाज में बोलो तो लगेगा आप बहुत उदास हो। तो सैडनेस या एंगर, ये फीलिंग्स, ये दर्शाया गया सामने वाले को, तो मीनिंग्स बताई गई, तो यही है कि मीनिंग कन्वे होती है। इट इंक्लूड्स वोकल एलिमेंट्स सच एज टोन, पिच, वॉल्यूम, इंटोनेशन, ठीक है, एज वेल एज फिजिकल फीचर्स सच एज फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स। जो भी कम्युनिकेट करते टाइम ये सारी चीजें, कि आपकी टोन, पिच, वॉल्यूम, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी आती है पैरा लैंग्वेज के अंडर। नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज proxemics? Proxemics is the study of how people use space and the degree of separation
they maintain from others in social situations। ठीक है, आप देखो proxemics मतलब कि जो जिस एक डिस्टेंस या स्पेस एक हमने पढ़ा था जब हमने क्लासेस की है, तो उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है डिटेल में। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि रिपीटेड आए हैं, इससे भी मेजरली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये तो खैर रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो क्या बोल रहा है, प्रोक्सिमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज स्पेस, कि एक डिस्टेंस डिपेंड। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लो, उससे ये समझ आ जाएगा। जैसे अगर दो लोग एक काउच पे साथ में से बैठे हैं और तो क्या देख के ही समझ, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है हमसे, हमको देख के ही समझ में आ जाएगा कि लग रहा है फ्रेंड्स हैं या एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो अपनी बैठ के बातें कर रहे हैं। बट कोई फॉर्मल मीटिंग या कोई स्ट्रेंजर्स होंगे तो वो थोड़ी दूरी पे बैठेंगे। तो एक तरीके से ये जो डिस्टेंस था, स्पेस था, इसके डिस्टेंस पे बैठेंगे अगर, तो हमें कम्युनिकेट, हमें मैसेज मिलेगा ना कि हाँ मतलब फॉर्मल कोई मीटिंग चल रही है या कोई फॉर्मल बातचीत हो रही है। ठीक है, तो एक तरीके से स्पेस मार्केट में, जैसे देखो हम जब शॉपिंग करने जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में, हमारे आसपास कितने लोग होते हैं, पर हमारे बीच एक डिस्टेंस होता है, एक स्पेस होती है, जिससे पता चलता है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है या हम एक दूसरे से नोन नहीं है, स्ट्रेंजर्स हैं, बट हम कर रहे हैं शॉपिंग एक साथ ही। तो स्पेस से डिसाइड होता है। ठीक है, और अगर हम किसी को जानते होंगे तो हम उसके साथ साथ चलेंगे। ठीक, तो हमारे बीच में डिस्टेंस कम होगा, तो वही उससे कम्युनिकेशन ये पता चली कि कौन हमारा कितना करीबी है, कौन या तो स्ट्रेंजर है हमारे लिए। ठीक है, तो प्रोक्सिमिक्स वही होता है कि पीपल जो है वो कैसे स्पेस और डिग्री ऑफ सेपरेशन, ठीक है, दे मेंटेन फ्रॉम अदर्स इन अ सोशल सिचुएशन, कि कैसे वो दूसरों से एक डिग्री ऑफ सेपरेशन या थोड़ा अलग बैठना या अलग खड़े रहना, ये सारी चीजें मेंटेन कर रहे हैं। और यूज ऑफ स्पेस मेनली है ये, यूज ऑफ स्पेस बहुत इजी है, बस आपको याद रखना है। ठीक है, बस दिमाग में रखना है, कुछ टेक्निकल टर्म नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो जो भी पूछा जाएगा पहले आपको बताना है कि हाँ ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है, फिर आगे उसके बारे में बता दो। दैट कैन हेल्प एक्सप्लेन हाउ पीपल यूज स्पेस टू कम्युनिकेट देयर कंफर्ट, कंफर्ट लेवल एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। वही बात कि कंफर्ट लेवल, अगर आप किसी से बहुत कंफर्टेबल हो तो जाहिर सी बात है आप उसके साथ थोड़ा क्लोजली रिलेटेड होगे, क्लोजली आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। ठीक है, आपका जिसके साथ रिलेशनशिप अच्छा है आप उसी के साथ कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक, देन आपकी जो उसके साथ बैठने की या बातें करने की या जो भी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो थोड़ा क्लोज होगा। ठीक है, स्पेस डिस्टेंस कम होगा। ठीक, तो वही आपके रिलेशनशिप और कंफर्ट लेवल डिफाइन करता है, ये दूसरों को दर्शाता है, कम्युनिकेट करता है। तो ये होता है प्रोक्सिमिक्स। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज स्पेस। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज काइनेसिक्स। ठीक है, काइनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब ये क्या होता है, इट इज द स्टडी, देखो दोनों में आपको ये से लिखना है, पहले तो ये लिख दोगे इट इज अ फॉर्म ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल एस्पेक्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आया, तो जो भी है क्वेश्चन उसमें पहले आपको ऐसे लिखना है। ठीक, देन आप क्या करोगे, आपको ये बता वो दोनों क्या है, ये दोनों स्टडी। अब देखो एमसीक्यू में भी पूछ सकता है what is the study, या what is the study of how people use space and degree of separation, या यही सब पूछ सकता है ऐसे करके। तो आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको स्पेस वाली बात जहां आएगी बस वर्ड से वर्ड याद कर लो। ठीक है, जहां स्पेस वाली बात आएगी वहां प्रोक्सिमिक्स। ठीक है, नाउ सी आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड इट पार्ट्स। ये क्या होता है, ये स्टडी है किसकी, बॉडी मूवमेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज की स्टडी है। ठीक है, कि आपका ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म है। और अब देखो इट इंक्लूड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ जेस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, इन सब की स्टडी मीन्स इन सबको देख समझना, एनालाइज करना कि हाँ किसी के आई कांटेक्ट से, मतलब कोई किसी से आप बात कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और वो इधर उधर आई कांटेक्ट है उसका, वो आपकी तरफ नहीं फोकस कर रहा है, तो आपको ये लगेगा ना कि हाँ सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है ना। फेशियल एक्सप्रेशंस में जैसे आप किसी के चेहरे से ही पता चलता है वो सैड है कि हैप्पी है कि एंगर में है। ठीक है, तो चेहरे से ही पता चल जाती है सारी चीजें। और कंफ्यूज वाला चेहरा रहता है तब भी हम समझ जाते हैं, जैसे हम क्लास में देखते हैं ना, जब टीचर्स हमें पढ़ा रहे होते हैं तो क्या होता है, जब टीचर्स हमें पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, सॉरी एक क्लास में टीचर्स हमें पढ़ा रहे होते हैं, तो टीचर चेहरा देख के ही समझ जाती है, तो खड़ा करती है कि नहीं तुम नहीं समझ रहे थे, या जो भी टीचर को पता चल जाता है, तो वो फेस के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है
कि कौन ये बात समझ रहा था जो मैंने पढ़ाया या नहीं समझ रहा था, तो वो हो गया। नाउ जेस्चर्स, अगर आप खड़े ऐसे ऐसे मतलब कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, देन आप ऐसे हाथ मूवमेंट्स कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो या वॉच देख रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो सामने वाला उससे समझ जाएगा कि नहीं ये इंटरेस्टेड नहीं है या ये बोर हो रहा है, ऐसा कुछ समझ जाएगा। ठीक, तो यही काइनेसिक्स है कि आप बॉडी स्टडी है किसकी, ऑफ बॉडी लैंग्वेज की, कि आपका जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कांटेक्ट कैसा है। आगे बढ़ते हैं। राइट शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन बॉडी लैंग्वेज, या पूछ देगा व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज। ठीक, देखो बच्चों क्या है, जितने भी देखो यूनिट वाइज जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो ऐसे मतलब एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस 2 नंबर वाले में देगा जिसके बारे में आप कम ही लिखो। ठीक है, तो आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम 3 से 5 लाइन मीन्स मैक्सिमम 5 हो गया, या इफ 6 हो गए बस इनफ। क्यों, आपको आता होगा और आप बहुत सारा अगर लिख दिए 1 पेज या आधा पेज या हाफ पेज, तो उससे क्या होगा, होता है कभी कभी किसी किसी बच्चों से हो जाती है ऐसी चीजें कि वो उनको आता रहता है, क्योंकि शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में बहुत सिंपल बेसिक डायरेक्ट पूछा रहता है, व्हाट इज पैरा लैंग्वेज, या बहुत सिंपली चीजें पूछी होती हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं वो पूरी चीजें लिखते लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। अब जब आप आगे बढ़ोगे, दूसरे सेक्शंस में जाओगे, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो क्या होगा, आपके पास टाइम कम बचेगा, बट वहां आपको ज्यादा लिखना है। क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा, और वो क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछा होगा कि उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा ज्यादा। अब जैसे 20 नंबर वाला क्वेश्चन 3 पार्ट्स में पूछता है, जैसे व्हाट इज कम्युनिकेशन पूछ देगा, व्हाट आर एडवांटेजेस, या व्हाट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पूछ देगा, तो पूरा ही पूछ देगा, मतलब वो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको उसमें 2-3 पार्ट में ही आंसर करना होता है, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो अगर आप पहले टाइम इन्वेस्ट कर दोगे स्मॉल 2 नंबर वाले क्वेश्चन में या 5 नंबर वाले में, तो उसमें आप अपना बेहतर, अपना बेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टाइम देखते हुए चलना। नाउ सी, राइट शॉर्ट नोट ऑन बॉडी लैंग्वेज, या तो ऐसे पूछ देगा, देखो 2-3 ईयर्स में पूछा था ये, कहीं कहीं शॉर्ट नोट लिखने को बोल दिया था, और कहीं कहीं ऐसे व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज भी पूछा था, पर पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉडी लैंग्वेज इज द यूज ऑफ फिजिकल बिहेवियर। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज क्या, हमारी बॉडी लैंग्वेज फिजिकली हम क्या सामने वाले को दिखा रहे हैं। ना एक्सप्रेशन हो गया हमारा, मैनरिज्म्स हो गया, मैनर्स हो गए हमारे, कम्युनिकेट नॉन वर्बली, ये जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे मैनरिज्म्स होते हैं, ये नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, मतलब यहाँ कुछ वर्ड नहीं बोला जा रहा है, बट सामने वाला ये हमारी ये सब हरकतें देख के समझ जाता है। ठीक है, नाउ सी, ऑफन डन इंस्टिंक्टिवली rather than the consciously whether you are aware of it or not। मतलब ये जो है, ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, या नहीं हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा मूवमेंट करेंगे, ऐसा आई कांटेक्ट करेंगे, कोई जानबूझ के नहीं करता है, ये आपके नेचर में इनबिल्ड होता है, या आपको डिफाइन करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के कर रहे हो या आपको पता ही है कि हाँ ऐसा करना है, नहीं, वो हो जाता है अपने आप। वो चीजें आप जब कम्युनिकेट करते हो, या किसी आप लिसनिंग प्रोसेस करते हो या सुनते हो सामने वाले की बातें, जो भी आपका बॉडी लैंग्वेज है वो अपने आप होता है। नाउ सी, यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, भले से आप कभी कभी आपको भी पता नहीं कि आपने क्या किया या कैसी मूवमेंट्स की या क्या किया, बट हो जाता है वो चीज। ठीक है, व्हेन यू इंटरेक्ट विद अदर्स यू आर कॉन्टिन्यूसली गिविंग एंड रिसीविंग वर्डलेस सिग्नल्स। अब क्या बोल रहा है, जब आप दूसरों से बात करते हैं, सामने वालों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि आप कॉन्टिन्यूसली उनको सिग्नल्स दे रहे हैं, सामने जब जो बोल रहा है या जो सुन रहा है, दोनों साइड से होता है। ठीक है, ये जो सिग्नल्स होते हैं, ये जो बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं, अब किसी एक का तो है नहीं है, ये दोनों साइड से होता है। ठीक, अब देखो एक चीज और देखो, आपको हर चीज में एक एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन, जैसे आप एग्जाम्पल इसमें वही चीज फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आपका हैंड मूवमेंट्स हो गया, ठीक है, आपका आई कांटेक्ट हो गया, जेस्चर हो गया, ये सारी चीज एज एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वो हमारा क्या था, वेरी शॉर्ट वाला पोर्शन थे, उससे आप ये भी रिलेट करना कि क्या होता है बच्चों की आपका जो भी बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे यूनिट 2 है उसमें जो भी जितने नॉन वर्बल एस्पेक्ट हैं, इंटरव्यू है, रिज्यूमे, जो भी बेसिक टर्म है, ठीक है, जिसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है, ज्यादातर वही पूछता है कि ये क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम शॉर्ट में आते हैं, तो देखो शॉर्ट आंसर टाइप में आते हैं। अब एक चीज देखो बच्चों, क्या है कि मैंने यहाँ शॉर्ट, अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि किसी ईयर में शॉर्ट में बना के पूछे थे,
और उसी क्वेश्चन को फिर लॉन्ग में भी पूछ दिया गया था किसी दूसरे ईयर में, ठीक है। जैसे मान लो ये लिसनिंग एंड हियरिंग शॉर्ट में है तो 5 पॉइंट, बट आपको अगर खैर ये तो नहीं, बाकी कुछ क्वेश्चन अभी मैं आगे बता दूंगी कि वो लॉन्ग फॉर्म मतलब किसी किसी साल में शॉर्ट में पूछा गया है, किसी किसी साल में लॉन्ग में उसी क्वेश्चन को पूछ दिया गया है, थोड़ा सा बढ़ा के। तब जब लॉन्ग में पूछा जाएगा तो दैट मीन्स कि आपको थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करके थोड़ा सा बढ़ा के लिखना होगा। तो देखते हैं, ठीक है, यहाँ से समझ जाना किसमें लॉन्ग भी इंक्लूडेड है। नाउ सी डिस्टिंग्विश बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। एक क्वेश्चन ये आया था, आई थिंक 2-3 साल में आया था। हियरिंग इट इज अ साइकोलॉजिकल एक्ट, ठीक है, इट इज अ दोनों एक साइकोलॉजिकल एक्ट है, ठीक है। आप सुनते हो या आप हियर कर रहे हो या आप लिसन कर रहे हो, ठीक है। नाउ सी इट इज पैसिव बॉडीली प्रोसेस, इट इज एक्टिव मेंटल प्रोसेस। एक होता है हियरिंग सिर्फ सुनना, एक होता है लिसनिंग जिसमें आप सुनने के साथ साथ चीजों को समझते भी हो। तो ये एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस हो गया, और ये एक पैसिव बॉडीली मतलब हाँ कान है, कान का फीचर है सुनना, तो हम सुन रहे हैं, ठीक है ना। हियरिंग बिगिंस बिफोर वी लिसन। हियरिंग हमारे लिसन से पहले शुरू हो जाती है। पहले हम सुनते हैं, हियर होता है, फिर हम चीजों को एनालाइज करके समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिसनिंग स्टार्ट्स आफ्टर हियरिंग। जब हम सुन लेते हैं मतलब लिसनिंग हियरिंग के बाद शुरू होती है ना। हियरिंग इज प्राइमरी एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो हियरिंग है वो प्राइमरी सबसे पहला है, ठीक, और कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि कान में आवाज, कान का फीचर है सुनना, कान में आवाज जा रही है, हम सुन रहे हैं। बट लिसनिंग क्या है, इस सेकेंडरी हो गया और टेम्पररी है। जब तक आपका दिमाग काम करेगा, आप चाहोगे तभी तक आप बातों को एनालाइज करोगे और समझोगे, ठीक है। हियरिंग तो आप समझो ना समझो तो कान में तो आवाज जा ही रही है, हियरिंग वाला प्रोसेस तो हो ही रहा है। बट लिसनिंग कब होगा, जब आप मेंटली एक्टिव रहोगे, और नहीं रहोगे तो नहीं होगा, तो इसलिए वो टेम्पररी है। नाउ हियरिंग अकर्स ऑन सी, हियरिंग मतलब अकर्स होना, मतलब एक हियरिंग फॉर एन इंस्टेंट ऑन द साइट अकर्स हो जाती है, इंस्टेंटली अकर हो जाती है। इसका मतलब है कि आप जब जैसे ही मतलब ऑन द स्पॉट स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस हियरिंग का, ठीक है। बाकी लिसनिंग आप धीरे धीरे मतलब और एट द टाइम नहीं होता, थोड़ी देर बाद कभी कभी होता है कि हाँ बहुत देर से सुन रहे थे फिर अब बातें समझ में आने लगी। तो ये एक डिफरेंस था हियरिंग और लिसनिंग के बीच में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज लिसनिंग प्रोसेस। ये भी जो सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं जो हमने कवर किए हैं। नाउ सी द लिसनिंग प्रोसेस इज द एक्टिव प्रोसेस, ठीक है, ये एक एक्टिव प्रोसेस अभी हमने पहले भी देखा, ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ असेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट वी हियर, ठीक है। हम क्या इसमें क्या कर रहे हैं, हम मेकिंग सेंस, बातों को समझ रहे हैं कि हमने क्या सुना, उन बातों को उसका सेंस निकाल रहे हैं। एसेसिंग मतलब सारी चीजों को डिकोड कर रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को, उसमें से अपनी काम की चीजें जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो निकाल रहे हैं। बाकी रिस्पॉन्डिंग भी, ठीक है, लिसनिंग में रिस्पॉन्डिंग भी आता है कि हाँ फिर समझेगा, जो समझेगा वही ना रिस्पॉन्ड करेगा, जो जिसने सिर्फ सुना है समझा नहीं वो क्यों रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। टू व्हाट वी हियर, जो हमने सुना है उसका हमने सेंस निकाला, एसेस किया, देन रिस्पॉन्ड किया। नाउ इट इन्वॉल्व्स 5 स्टेजेस। इसमें लिसनिंग प्रोसेस में 5 स्टेजेस होती हैं। पहला रिसीविंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा इवेल्युएटिंग। द फर्स्ट स्टेज व्हेन वी टेक इन इंफॉर्मेशन बाय एक्सपीरियंसिंग स्टिमुली। क्या होता है, ये पहला स्टेज है जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं, दैट मीन्स कि जब हमें बातें समझ आने लगती हैं, ठीक है, सुनना नहीं, जब हमें समझ आने लगती हैं। द सेकेंड स्टेज व्हेन वी यूज कंटेक्स्ट, रिलेशन एंड वर्ड डेफिनेशन टू गिव मीनिंग टू द साउंड, ठीक है। अब क्या हुआ, हमें बातें आई, हमें पता चली कि हाँ ये इस बारे में ये कहा जा रहा है, बाकी मतलब इस बारे में बोला जा रहा है, देन जो कहा जा रहा है हमने उसको समझा, उसको एनालाइज किया, उसके कॉन्टेक्स्ट को, रिलेशन को, वर्ड को, मतलब गहराइयों से बातों को समझा कि किस टाइप का वर्ड यूज हो रहा है, किस चीज के लिए क्या वर्ड्स यूज हो रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है। इवेल्युएटिंग, द थर्ड स्टेज व्हेन वी एनालाइज द इंफॉर्मेशन वी हैव अंडरस्टूड एंड अप्लाइड टू आवर लाइफ। फिर थर्ड स्टेज इवेल्युएट, मतलब हम बातों को समझ गए, चीजें हमें समझ में आ गई, फिर उसके अकॉर्डिंग हम, मान लो हमसे कुछ कहा गया, पहले हमने रिसीव किया, हमारी साउंड वहां तक पहुंची, दिमाग में बात गई कि हाँ इसके बारे में कहा जा रहा है, फिर क्या कहा जा रहा है ये समझ गए, फिर उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ रिस्पॉन्डिंग, द फोर्थ स्टेज व्हेन वी टेक सम एक्शन बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव हर्ड, ठीक है, हम अब जो सुने हैं उस पर कुछ एक्शंस लें। एक्शंस लेना मतलब रिस्पॉन्ड करना, हमने जो सुना है उस पर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, चाहे तो वर्बली बोलेंगे या नॉन वर्बली, दोनों तरीके से रिस्पॉन्ड हो सकता है,
ठीक है। नाउ सी remembering the fifth stage when we recall the information and meaning relevant to the stimuli we sensed। अब इसमें क्या होता है, हम रिकॉल करते हैं, अब जो हमसे कहा गया था हम उन बातों को याद करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं अपने दिमाग में कि हाँ हाँ ये सारी बातें हमसे कही गई थी, ये चीजें हमने लिसन की थी। नाउ engaging with all five stages of the listening process helps us to gather the information we need from others। ये अगर इन पांचों स्टेप्स में हम इंगेज होते हैं, ये सारी चीजें हम सही से करते हैं, तो क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं जो सामने वाला हमसे कहना चाह रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन का ध्यान देना, ये देखो शॉर्ट में भी पूछ सकता है। ठीक, शॉर्ट में अगर 5 नंबर वाले में पूछे तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। ठीक, लेकिन यही लिसनिंग प्रोसेस हमारा लॉन्ग में भी पूछ सकता है। इसमें देखो मेजरली मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं, जो भी 4-5 जो भी क्वेश्चन हैं, कि जो लॉन्ग में भी, मतलब जो लॉन्ग में भी पूछे हैं और शॉर्ट में भी। तो शॉर्ट में पूछेगा तो आपको बस ऐसे ही देखो 2-2 लाइन के बारे में डिफाइन करके लिखना है। ठीक, हो गया आपका 5 नंबर कंप्लीट। बट अगर लॉन्ग में पूछा तो हमने क्लासेस में डिटेल्ड में इसको व्हाट इज लिसनिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें कवर की है, मतलब पूरी थ्योरेटिकल चीजें डिटेल में सारी चीजों को कवर किया है। ठीक, तो और एक बात और बच्चों कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए या यूट्यूब पे जो भी सीरीज चली या फर्स्ट यूनिट हमने एज अ डेमो क्लास फ्री किया था सारे सब्जेक्ट्स का बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आप हमारा डीएनएस एडुकेट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां फ्री स्टडी मटेरियल्स वाले सेक्शन में देन आपको क्लिक करना है, देन वहां बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर क्लिक करना है, देन वहां से आप वहां से ये सारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नाउ सी ये हो गया 5 नंबर वाले में आपको एज इट इज ऐसे लिखना है। एंड अगर आपका लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन में आया तो हमने डिटेल में सारी चीजें पढ़ी है, आप वो देख सकते हो। ठीक, Now, explain in brief 7 C's of effective communication। देखो ये अब शॉर्ट में भी आया है, ठीक, वेरी शॉर्ट में भी आया है और लॉन्ग में भी आया है। लॉन्ग में इन द सेंस की लॉन्ग में कम देखा गया है इसको, बट शॉर्ट में तो ये आया ही आया है क्वेश्चन से। The 7 C's of communication are framework that can help to improve communication skills and ensure that the intended message is conveyed clearly। 7 C's of communication एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो हेल्प करता है हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में। ठीक है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने में ये मदद करता है और ये इंश्योर करता है, ठीक है, कि हमारा जो मैसेज है वो एकदम क्लियरली, बहुत परफेक्टली, मतलब हम जो भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो एकदम परफेक्टली सामने वाले तक पहुंचे। अब देखो 7 C's क्या होता है, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट। ठीक है, देखो यूज ऑफ क्लियर क्या होता है, क्लियर में आपको क्या करना है, यूज ऑफ सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, मतलब क्लियर मतलब ऐसी सिंपल और समझ आने वाली भाषा का इस्तेमाल करना। ठीक है, एक्सप्लेन वन आइडिया एट अ टाइम एंड अवॉइड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। एक टाइम पे एक बात अपनी अच्छे से समझाओ और फालतू की अननेसेसरी बातें या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो कि काम की नहीं है वो ना बोलो, वरना बंदा या सामने वाला आपका जो लिसनर है, रिसीवर है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि हाँ ये थी या ये मेन बात थी, बाकी मेन बातें ही बोलनी है ना। कंसाइज, डिलीवर योर मैसेज इन फ्यूअर मोर इम्पैक्टफुल टर्म्स, मतलब कम शब्दों में ज्यादा बातें समझ आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कहानी बतानी पड़े, नहीं, कम शब्दों में सामने वाले को ज्यादा बातें समझ आए, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल बने। नाउ कंक्रीट, यूज फैक्ट्स, फिगर्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। कंक्रीट मतलब ठोस, कुछ ऐसे सबूत देना, कुछ ऐसे एविडेंस देना जो आपके जो भी स्टेटमेंट, जो भी बातें आपने कही है उसको एकदम रिलाय करे। ठीक है, मतलब कुछ फैक्ट, कुछ फिगर, ठीक है, या कुछ रियल लाइफ एग्जांपल टू सपोर्ट योर, मतलब जो सपोर्ट करे आपके मैसेज को। ठीक है, कुछ ऐसे बताना कि हाँ देखो यहाँ वो ऐसे हुआ था या उसका इतना नंबर है तब उसको ये चीज करनी चाहिए, तो कुछ फिगर, कुछ एक्सप्लेनेशन या कुछ आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देके अपने मैसेज को समझाओ। बी प्रिसाइज एंड यूज एक्टिव वॉइस, और आपकी वॉइस मतलब एक्टिवली आप बोलो। ठीक है, नाउ करेक्ट, द करेक्टनेस ऑफ योर थॉट्स डायरेक्टली अफेक्ट्स हाउ योर ऑडियंस परसीव्स योर मैसेज। आपकी जो भी बातें वो करेक्ट होनी चाहिए, कुछ भी झूठ ये सब टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। नाउ कोहेरेंट, इंश्योर दैट योर मैसेज इज लॉजिकल। आपका मैसेज लॉजिकल होना चाहिए कि सामने वाले के दिमाग में समझ में आए कि हाँ ये पॉसिबल है, रियल है, सही बात है। कुछ ऐसा ना हो कि कुछ भी कहानियां, कुछ भी बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, हवा में बातें नहीं करनी है, आपका लॉजिकल बातें करनी है। नाउ कंप्लीट, courteous, ठीक, मेक श्योर योर ऑडियंस हैज ऑल द इंफॉर्मेशन दे नीड, मतलब आपके ऑडियंस तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचे।
ठीक है, जो आप कहना चाहते थे पूरी बात, ठीक है, पूरी बात करना है। मान लो ये सारी चीजें की पर आधी अधूरी बात की, तो इन सब चीजों का कोई मतलब होगा जब ऑडियंस को समझ ही नहीं आया तो पूरी बात करना है। कर्टियस, शो रिस्पेक्ट टू अदर्स, मतलब ऐसी बातें करनी है जो किसी से, मतलब ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे किसी को ठेस पहुंचे, किसी के इमोशन सेंटिमेंट को हार्म पहुंचे। मतलब सोसाइटी और लोगों के हिसाब की रिस्पेक्ट करके और सबकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए, इमोशंस को ध्यान में रखते हुए सही बातें करनी है ना। द 7 C's कैन बी यूज्ड एज चेकलिस्ट फॉर रिटन एंड स्पोकन मैसेज। ठीक है, ये एक चेकलिस्ट हो सकता है। अब जैसे आपने कुछ लिखा, ठीक है, रिटन कुछ भी मैसेज लिखा, तो आप उसमें देख सकते हो क्या वो क्लियर है, लैंग्वेज वैंग्वेज सब सही है क्या, वो मतलब कम शब्द ऐसे नहीं बहुत बड़ी कहानी हमने लिख दी, नहीं, हमने कम शब्दों में सही से बातें समझाई हैं, कंक्रीट है, मतलब हमने कुछ फैक्ट फिगर या एग्जाम्पल यूज किया है ना। फिर करेक्ट, सारी बातें करेक्ट है, कुछ भी झूठ या कुछ ऐसा नहीं गलत नहीं लिखा है। कोहेरेंट, ठीक है, कि मैसेज जो भी हम बोलना चाहते हैं वो लॉजिकल बात है, रियल बात है, कुछ मन गलत कहानियां नहीं है। कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है कि नहीं लिखी है, और इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो ये हमारे 7 C's हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे शॉर्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं, बाकी इससे एमसीक्यूज भी बनता है, बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। ये जो इतना है ना, यहाँ से यहाँ तक ये इनफ है, आप एक बार बस ये देख लोगे, बाकी इससे रिलेटेड एमसीक्यू शॉर्ट में कुछ भी एक ये पूछ देगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये पूछ देगा कि इसमें इसका मतलब क्या होता है 7 C's में, ये पूछ देगा, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट फॉर्म और आपके एमसीक्यूज के लिए। तो इतना पढ़ लोगे अगर 7 C's के बारे में तो वो इनफ है ना। आगे बढ़ते हैं। सी व्हाट इज इंटरव्यू, स्टेट इट्स प्रोसेस एंड लिमिटेशंस। आप देखो बच्चों, ये आपका लॉन्ग फॉर्म एक क्वेश्चन हो गया, बाकी 1 मिनट आपको उससे पूछेगा व्हाट इज इंटरव्यू, 2 नंबर वाले में पूछ सकता है व्हाट इज इंटरव्यू। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि जो भी आपके यूनिट का मेन टर्म्स होते हैं ना, उससे ही वेरी शॉर्ट वाले में पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन व्हाट इज इंटरव्यू। बाकी अगर से प्रोसेस तक पूछे या 5 नंबर वाला होगा तो उसे मे बी प्रोसेस पूछे, बट ये लॉन्ग फॉर्म तो उसके लिमिटेशंस भी पूछे जाएंगे ना। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एन इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल, द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई। ठीक है, बेसिकली एक इंटरव्यू 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होने को कहते हैं, जिसमें एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यूई होता है। वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूई, जहां इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से क्वेश्चन पूछता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नाउ द इंटरव्यू प्रोसेस इज अ की पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिक्रूटमेंट दैट हेल्प्स एम्प्लॉयर्स सेलेक्ट कैंडिडेट फॉर अ जॉब। अब क्या बोल रहा है, जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, की पार्ट है किसका, बिजनेस कम्युनिकेशन का एंड रिक्रूटमेंट दैट हेल्प एम्प्लॉयर्स। इससे क्या आपके इंटरव्यू प्रोसेस से या इंटरव्यू आप करते हो तो उससे क्या मदद मिलती है, एम्प्लॉयर्स को मदद मिलती है कि वो एक जॉब के लिए सही कैंडिडेट को चूज करें, क्योंकि वहां वो उससे सवाल पूछते हैं, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसकी स्किल्स है, या जो भी उस जॉब के बारे में, या वो क्यों इंटरेस्टेड है, या वो उसके पास क्या ऐसी स्किल्स है जो उस जॉब के लिए वो परफेक्ट है, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रूशियल दैट मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन और रिक्रूटमेंट का। मतलब रिक्रूटमेंट मतलब बंदों को सेलेक्ट करना, रिक्रूट करना। इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक, टू वे कम्युनिकेशन है, इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, मतलब जो सवाल पूछ रहा है और जो जवाब दे रहा है। इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई इवेल्युएट ईच अदर, एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है, एक दूसरे को इवेल्युएट करते हैं ना। द इंटरव्यू प्रोसेस कैन इंक्लूड मल्टीपल स्टेजेस। आप प्रोसेस या स्टेजेस इंटरव्यू प्रोसेस में जो आती हैं, इंडिविजुअली भी 5 नंबर में पूछ सकता है, जैसे आपको सिर्फ पूछ देगा व्हाट इज द इंटरव्यू प्रोसेस कैन इंक्लूड, मतलब इंटरव्यू की स्टेजेस क्या है, सिर्फ 5 नंबर में ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मतलब एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन से देखो, आपको अगर लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन आप तैयार कर लो तो आप शॉर्ट उस क्वेश्चन से अगर जो शॉर्ट या वेरी शॉर्ट जो भी बनेगा वो आप कर लोगे। ठीक है ना। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, अ ब्रीफ मीटिंग विद द इंटरव्यूअर्स वेयर यू कैन मेक अ गुड इंप्रेशन विद अ फर्म हैंडशेक एंड अ गुड आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, आप मीटिंग स्टार्ट करो, आप जब जाओ तो आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन, अच्छा गुड इंप्रेशन कैसे बना सकते हो, एक फर्म मतलब बहुत नरमी के साथ आप हैंडशेक कर लो, या एक गुड आई कांटेक्ट मतलब सिर्फ आंखों में देख के ऐसे हल्की सी स्माइल देना, तो इससे भी आपका मतलब एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन
बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, देखो ये जो आपका ये इंट्रोडक्शन फेज होता है बहुत ब्रीफ होता है, ब्रीफ मीन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट होता है, मतलब बस मतलब कितना कुछ सेकंड्स की बात हुई ना, हाथ शेक कर लिया या आई कांटेक्ट कर लिया या थोड़ा स्माइल दे दी तो शॉर्ट हुआ। बाकी सबसे लॉन्ग क्या होता है, ये क्वेश्चन आंसर वाला सेशन। ठीक है, यहाँ क्या होता है, the longest part of the interview where the interviewer asks question and you respond your questions। you means कि इंटरव्यूअर जो है वो सवाल पूछता है और आप जो भी इंटरव्यूई है उस क्वेश्चन के जवाब देता है ना। a chance to ask thoughtful question to demonstrate your knowledge of the organization। यहाँ एक आपके पास चांस होती है कि आप कुछ ऐसे सवाल सामने वाले से पूछो, ठीक है, कि आपकी नॉलेज कि सामने को पता चले कि हाँ ये जो इंटरव्यूई है, मतलब इंटरव्यूअर को ये पता चल जाए कि हाँ ये जो इंटरव्यूई है इसको हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, ये एक नॉलेजफुल बंदा है। नाउ क्लोजिंग, अभी अ चांस टू एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट बाय थैंकिंग द इंटरव्यूअर्स एंड ऑफरिंग अ फर्म हैंडशेक। ठीक, पहले था इंट्रोडक्शन, देन क्वेश्चन आंसर, इंट्रोडक्शन हुआ, क्वेश्चन आंसर वाला सेशन हुआ, देन क्लोजिंग में क्या होगा, एक पॉजिटिव एंडिंग आपको करनी है, आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है, इंटरव्यूअर को, और एक फॉर्म हैंडशेक आप जाते टाइम भी कर सकते हो। द इंटरव्यू प्रोसेस हेल्प्स एम्प्लॉयर्स डिटरमाइन इफ अ कैंडिडेट हैज द स्किल एंड एक्सपीरियंस टू डू द जॉब। इंटरव्यू प्रोसेस से क्या होता है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है, वो डिटरमाइन, वो पता लगा लेते हैं कि ये कैंडिडेट इस जॉब के लिए सही है कि नहीं है, इसके पास स्किल्स है कि नहीं है इस जॉब से रिलेटेड। And if there are good cultural fit, the interview process can also help candidate determine if the job is good fit for them or not। अब देखो आप क्या कि आप इंटरव्यूअर के लिए भी हुआ, जो एम्प्लॉयर है कि हाँ ये कैंडिडेट सही है कि नहीं है इस जॉब के लिए, बाकी कैंडिडेट को भी उन लोगों को देख के पता चल जाएगा कि हाँ मेरे लिए जॉब सही है कि नहीं है, मैं इन लोगों के साथ काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसको भी बहुत उन लोग की चीजें पता चल जाएंगी कि हाँ ये कैसी जगह है। ठीक है, now some limitations of interview in business process in business sorry communication। ठीक है, अब हम कुछ limitations देखेंगे इंटरव्यू के, ये टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, इंटरव्यूअर बायस है, ठीक है, ये कुछ limitations देखते हैं। इंटरव्यू मतलब डीमेरिट्स हो गया या डिसएडवांटेज कह लो। ठीक, इंटरव्यू कैन बी टाइम कंज्यूमिंग स्पेशली फेस टू फेस इंटरव्यूज। देखो इंटरव्यू टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो फेस टू फेस होता है वो तो कुछ ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। दिस कैन लीड टू अ लॉन्गर टाइम टू हायर। ठीक है, तो हायर करने में, अब एक ही बंदे का तो इंटरव्यू होता नहीं है, बहुत सारे लोगों का होता है, तो हायर करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। कॉस्टली, द कॉस्ट ऑफ इंटरव्यूइंग इज द टाइम एंड रिसोर्स स्पेंड ऑन द प्रोसेस। जो भी टाइम और जो भी रिसोर्सेज, जैसे पूरी आपका अरेंजमेंट्स होती हैं, फिर आप कुछ जॉब्स के ऑफर्स निकालते हैं, जो भी खर्चे उसमें लगते हैं वो सारी चीजें थोड़ा कॉस्टली भी होता है। सम कंपनीज हैव अ फिक्स बजट फॉर इंटरव्यूज। कुछ कंपनी ने फिक्स बजट रख दिया कि हाँ जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस होगा वो इतने में ही होगा। ठीक है, इंटरव्यूअर बायस, इंटरव्यूअर कैन बी बायस्ड ऑन देयर इवैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेंट्स, बायस कैन बी स्ट्रॉन्गर इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कैंडिडेट। अब कुछ जगह जो इंटरव्यूअर है वो बायस मतलब कि किसी और को ज्यादा प्रायोरिटी देना। ठीक है, फेस टू फेस कोई अच्छा लग गया तो बस मतलब कि हाँ अब उसी को सेलेक्ट करना है, या जो कुछ भी बायस हो सकते हैं कि हाँ आप मतलब किसी और के साथ ज्यादा वो करना, जैसे दो लोग हैं तो दो में से अगर एक बहुत ज्यादा केपेबल है, दूसरा भी इनफ है बट दूसरे से उनका ज्यादा इंटरेक्शन है तो उसको सेलेक्ट करना कर लेना, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। ठीक है, now, lack of body language. In a telephone interview, it is difficult to judge a candidate attentiveness because you can't see their body language। अब अगर टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यू हो रहा है तो आप डिफिकल्ट होगा उनको जज करने में, उनको एनालाइज करने में। क्यों? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप बहुत चीजें समझते हो। ठीक है, कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है या किस वे में जवाब दे रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको जवाब नहीं भी आ रहा है बट आप बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हो कि नहीं आई डोंट नो या मुझे नहीं आता है, मैं देख लूंगी इस चीज को कि क्या होता है ये या क्या चीज है ये, तो आपको आया नहीं, आपने जवाब नहीं दिया बट आपके रिस्पॉन्स या बॉडी लैंग्वेज से, या आप घबराए नहीं, आप फिर भी कामली बैठे रहे, तो इन सारी चीजों से भी बहुत चीजें कम्युनिकेट होती हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो बट टेलीफोन पे अगर हुआ लैक ऑफ बॉडी लैंग्वेज के लैक से इंटरव्यू प्रोसेस कुछ लिमिटेशंस ये भी है। इंटरव्यूअर्स कम्युनिकेशन स्टाइल, द इंटरव्यूअर्स कम्युनिकेशन स्टाइल कैन अफेक्ट हाउ विलिंगली पार्टिसिपेंट्स आर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स। अब ये क्या बोल रहा है, इंटरव्यूअर का पूछने का तरीका,
ठीक है। अगर इंटरव्यूअर एक बहुत अच्छी तरीके से पूछेगा तो सामने वाला भी जवाब देना चाहेगा, बट अगर इंटरव्यूअर कुछ गुस्सा या एंगर या बहुत ऐसे, तो सामने वाले को आता हुआ जवाब भी शायद वो नहीं दे पाए, प्रोवाइड ना कर पाए, वो हड़बड़ा जाए ना। Unethical behavior. Interviewers should be aware of their position of power and not abuse to intimidate to or harass candidates. इंटरव्यूअर्स को क्या होना चाहिए, अपनी पोजीशन में अवेयर होना चाहिए कि हाँ हम इस कुर्सी पे बैठे या हम यहाँ बैठे हैं, तो हमें उस ऐसा बिहेवियर नहीं रखना है, किसी भी कैंडिडेट को हैरेस या परेशान या अब्यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारी पोजीशन एक इंटरव्यूअर की है, हमें बहुत रिस्पेक्टफुल रहना है। ठीक है, तो अनइथिकल बिहेवियर भी हो एक लिमिटेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें लिमिटेशंस हैं हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस की। नाउ अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय रिज्यूमे। ठीक है, गिव इट्स कंटेंट एंड फॉर्मेट। अब देखो बच्चों, ये हमारा सेकंड यूनिट सारे नॉन वर्बल एक्सपेक्ट, इंटरव्यू, रिज्यूमे, यही तीनों चीज पे बेसिकली डिवोटेड था। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी के आसपास बनेंगे। बाकी वही चीज है कि नॉन वर्बल एक्सपेक्ट वाले सारे फॉर्म्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इंटरव्यू के प्रोसेस से अच्छे से पढ़ने हैं। देखो बच्चों, यहाँ क्या था, यहाँ हमको कम टाइम में सारी चीजें फिनिश करनी है। वाई कि मतलब ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग ना जाए, ताकि आप बस इस वीडियो का हमारा मकसद ये है कि आप समझ सको कि किस तरीके से सवाल पूछा जाता है और किस तरीके से सवाल पहले पूछा गया है। ठीक है, बाकी थ्योरी पूरा डिटेल्ड में थ्योरेटिकल थ्योरीज हमने अपने क्लासेस में पढ़ाई है। ठीक है ना, रिज्यूमे और सीवी आउटसाइड। ठीक है, रिज्यूमे या सीवी, ठीक है, इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है दैट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। रिज्यूमे क्या होता है, जिसमें आपका ओवरव्यू होता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का। ठीक है, इंक्लूडिंग आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स हो गई, आपकी हॉबी हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई, आपके नोटेबल अकम्पलिशमेंट हो गए, कुछ अलग से आपने जीता हो या कुछ आपको इनाम मिला, ऐसी चीजें हो गई, स्किल्स हो गई, सर्टिफिकेट्स हो गए। ऑन द बेस लेवल रिज्यूमे इज मेड अप फॉर द फॉलोइंग 5 पार्ट। ठीक है, रिज्यूमे के 5 पार्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, छोटा सा ही रिज्यूमे का, हमने सारी चीजें डिटेल में पढ़ी हैं। बाकी एक चीज है कि रिज्यूमे छोटा सा ही होता है, बहुत लेंदी ऐसा कुछ नहीं बनाना होता है। पहले आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, फिर इंट्रोडक्शन होता है कि आप कौन क्या, ठीक, देन आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, कहाँ से क्या आपने पढ़ा वढ़ा है ना, वर्क हिस्ट्री, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कहीं आपने पहले काम किया है, ठीक, वो सारी चीजें। देन रिलेवेंट स्किल्स, रिलेवेंट स्किल्स क्यों लिखा हुआ है, उस जॉब से रिलेटेड अगर कोई स्किल है, ठीक है, कोई भी स्किल नहीं लिख देनी है, उस जॉब से रिलेटेड, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने के लिए रेज्यूमे बना रहे हो, उस जॉब से रिलेटेड कोई स्किल है तो वो लिखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। ये आपका 5 पार्ट्स हैं ना। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सबसे पहले व्हेन राइटिंग योर, अब देखो अगर आपको 5 नंबर वाले में पूछा तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, पर अगर आपको लॉन्ग फॉर्म में पूछ दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको डिटेल में फिर सारी चीजें लिखनी होंगी, तो इसीलिए मैंने लिख दिया है। व्हेन राइटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन योर रिज्यूमे इंक्लूड योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, पहला और आखिरी नाम, देन फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एडिशनल यू कैन ऐड योर लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, लिस्ट योर सिटी इफ यू वांट टू शो यू लिव नियर वेयर द कंपनी इज लोकेटेड, अगर आप दिखाना चाहते हो तो अपनी सिटी को भी लिस्ट कर दो, और अपना फर्स्ट लास्ट नाम लिखो, नंबर लिखो, ईमेल एड्रेस लिख दो, और अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल, ठीक, जो भी अगर है तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। ये सारी चीजें हो गई। फिर इंट्रोडक्शन में एड अ कंसाइज ओवरव्यू ऑफ योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड की क्वालिफिकेशंस। ठीक है, योर इंट्रोडक्शन कैन बी फॉर्म ऑफ रिज्यूमे समरी और रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अपने बारे में सारी चीजें वही डिटेल में लिख दो। देन एजुकेशन लिख दो कि कहाँ से आपने किस स्कूल या किस कहाँ से हाई ग्रेजुएशन डिग्री ली है या कहाँ से आपने हाई स्कूल किया है। देन क्या है, वही एक्सपीरियंस, कोई आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है या आपका, फिर आपको उस जहां आपने काम किया टाइटल, उस कंपनी का सारी चीजें, आपने क्या काम की, कब आपने शुरू किया था, कब आपने, जहां से आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी सारी चीजें बतानी है। ठीक है, वहां वहां आपको क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या काम करते थे आप, वहां छोड़ क्यों रहे हो, ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। फिर आपकी स्किल्स हो गई, ठीक है, रेलेवेंट पोजीशन के लिए जो भी स्किल्स है आपके पास वो आप डिफाइन कर दो। ठीक है, स्किल से क्या डिमॉन्स्ट्रेट होगा कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हो, आपकी काबिलियत इस जॉब के हिसाब से पूरी परफेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे हमारे रिज्यूमे के कंटेंट थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों,
हमने अपना सारी चीजें यहाँ आपको बस क्वेश्चंस बताए जा रहे थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बाकी हमने क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस भी किया है ना। सी बच्चों, अगर आप अपने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में की प्रिपरेशन करना चाहते हो सारे सब्जेक्ट्स की, तो आप हमारे नवोदय बैच में इनरोल करा सकते हो। ठीक, आपको बस हमारा डीएनएस एडुकेयर ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, देन वहां से आप इस बैच में इनरोल करा सकते हो ना। इस बैच में आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी। ठीक, देन आपको लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगी। क्लास में हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, हैंड जिसमें यूनिट वाइज एंड जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है टॉपिक वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा, वन शॉट रिवीजन एंड 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम होगा। ठीक, यूनिट वाइज वहां पे और ज्यादा मतलब जब आप बैच खरीदोगे तो आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीजें कराई जाएंगी यूनिट वाइज। नाउ इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ्स है एंड वैलिडिटी इज 1 ईयर। ठीक, तो और अगर आप फ्री पीडीएफ नोट्स परचेज करना, सॉरी आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके, वहां मैंने शुरू में ही बताया, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाके ले सकते हो। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड, इस बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।